अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी का लेसन नंबर 28 है, साइंटिफिक लुक एट मेंटल इलनेस। हमने अपने पिछले लेसन 27 में भी इसी के बारे में डिस्कस किया था और ऊपर उन्होंने पिछला थोड़ा बताया हुआ कि 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि मेंटल इलनेस के जो लोग होते थे उनके साथ बहुत बुरा ट्रीट किया जाता था, या उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था, या उन्हें रस्सियों के साथ या जंजीरों के साथ बांध दिया जाता था। और उसके बाद 18th सेंचुरी में ही उनके स्कल में होल करके उनका ट्रीटमेंट किया जाता था कि इनके माइंड में कोई इवल है, कोई जिसकी जो अगर हम होल करेंगे तो निकल जाएगी। इस तरह की कुछ जो हालत पाई जाती थी। उसके बाद 1790 में एक कानून नाफिज हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मेंटल इलनेस के लोगों को जो दूसरी बीमारियों के मरीज हैं उनसे अलग रखा जाए, क्योंकि मेंटल इलनेस के जो मरीज हैं वो और जो दूसरी बीमारियों के मरीज हैं वो आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो क्रिमिनल्स, थीव्स और रोबर्स नहीं हैं, उन्हें इनसे काइंडली अलग रखा जाए। और ये कानून नाफिज भी हुआ, जिसके बाद मेंटल इलनेस के लोगों को और बाकी मरीजों को अलग रखा जाने लगा ट्रीटमेंट के लिए। फिलिप पाइनल के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ये फ्रेंच फिजिशियन है। ही वाज बोर्न इन 1745 एंड डाइड इन 1826। इन्होंने बिग स्टेप लिया मेंटल इलनेस के लोगों के लिए, मेंटल सिक लोगों के लिए, कि जब उन्हें उनके पाँव पाँव से उन्हें चेन्स के साथ बांध दिया जाता था या उन्हें हैंडकफ्स लगा दिए जाते थे, तो उन्हें आजाद करवाया उस हर चीज से मेंटल सिक पीपल्स को। और इन्हीं की इसी कंट्रीब्यूशन को आज भी याद किया जाता है और पढ़ा जाता है। इसके बाद इन्होंने 1793 में ये हॉस्पिटल के एक डायरेक्टर मुकर्रर हुए और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसपे इन्होंने जो भी हॉस्पिटल्स में ऑब्जर्वेशंस की वो सारी नोट डाउन की। और इन्होंने एक वेल डॉक्यूमेंटेड साइकेट्रिक केस की एक फाइल तैयार की कि जब भी ये किसी पेशेंट का इलाज करते थे तो उस केस को अपनी फाइल के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेते थे कि इन्होंने उसका किस तरह ट्रीटमेंट किया और वो किस तरह का मरीज था। नेक्स्ट में पढ़ते हैं सैमुअल टोके। He was born in July 31, 1784 and died on October 14, 1857. He was born in York, England. आगे हम पढ़ते हैं कि इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। इन्होंने लिखा है कि सैमुअल टोके भी, इन्होंने भी मेंटल सिक पीपल्स को बहुत ही प्यार से उनका ट्रीटमेंट करने को कहा और किया भी। इन्होंने कहा कि इन्होंने बिल्कुल स्पीच डेमोज और डेवल के सारे नजरियात से बालातर होकर ये सोचा कि जो मेंटल इलनेस के लोग होते हैं एक्चुअली में वो कोई जहनी मरीज, उनकी कोई नर्वस डिजीज की वजह से वो बीमार होते हैं, ना कि उनके अंदर कोई स्पिरिट या डेमोन्स या फिर डेवल का मसला नहीं होता। इसलिए इन्होंने बाकी मरीजों की तरह उन्हें बड़े प्यार से उनका ट्रीटमेंट किया। फ्रांस मेस्मर के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने थ्योरी पेश की मेस्मरिज्म, और थ्योरी में यह था कि इन्होंने कहा कि एक एनिमल मैग्नेटिज्म एक फोर्स होती है जो इंसान के अंदर अगर ज्यादा हो जाए तो वो पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो जाता है। और फिर इन्होंने इस बात का दावा किया कि ये एनिमल मैग्नेटिज्म फोर्स को खत्म कम भी कर सकते हैं। ये पेशेंट को कोई भी बाथ टब्स में लटा देते थे, कहते थे कि अब मैग्नेटिज्म पानी में तैरेगी और मैं उसे टच कर लूंगा। इन सब चीजों को बाद में गलत साबित कर दिया गया, ये एक फ्रॉड साबित हुआ और इनकी डेथ भी एक बहुत ही बुरी रेपुटेशन के साथ हुई, क्योंकि जो भी इनके बारे में जो भी थ्योरी ये पेश की थी इसे बहुत गलत तस्वुर किया गया, एक फ्रॉड तस्वुर किया गया। जेम्स ब्रेड के बारे में पढ़ते हैं। He was born in 1795 and died on March 25, 1860. इन्होंने हाइपोटिज्म की थ्योरी पेश की, प्रोसीजर हाइपोटिज्म का इन्होंने इजाद किया और इन्होंने एक बुक लिखी जिसके अंदर हाइपोटिज्म, हाइपोटाइज और हाइपोटिस्ट के ही जैसे वर्ड्स भी इस्तेमाल हुए। इन्होंने कहा कि हाइपोटिज्म एक्चुअली में नर्वस स्लीप से प्रोड्यूस होती है विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी स्लीप, और ये ऑर्डिनरी स्लीप जो होती है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि जब हम अपनी आइज के सामने किसी भी एक जगह पर मुसलसल देखते रहते हैं तो ये विजुअल फिक्सेशन होती है, और इसकी वजह से फिर इंसान जब ज्यादा देर तक ऐसा करता है तो उसके दिमाग में सोचने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, उसकी सिचुएशन फिजिकली डिफरेंट हो जाती है, और ये सब कुछ होता है ओवर एक्सरसाइजिंग ऑफ द आई मसल से। ये होता है हाइपोटिज्म। जीन चैरकोट के बारे में पढ़ते हैं। He was born in 1825 and died in 1893. इनका पेरिस में ग्रेटेस्ट क्लिनिक भी था जो बहुत टाइम तक चला और उसे बहुत अच्छा तस्वर किया जाता रहा।
انہوں نے کہا کہ ہائپوٹیزم سے ہم ہسٹیریا کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، ہسٹیریا کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے ہائپوٹیزم کو استعمال کرتے ہوئے۔ اس کے بعد برہم ہے فرینچ فزیشین اینڈ نیورولوجسٹ، یہ فزیشین بھی تھے اور نیورولوجسٹ بھی تھے۔ ہی واز بورن ان 1840 اینڈ ہی ڈائڈ ان 1919۔ انہوں نے کہا کہ ہائپوٹیزم جو ہے اس سے صرف ہائسٹیریا ہی ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے، بلکہ اور بھی بہت ساری مینٹل ڈیزیز ہم اس سے ٹریٹ کر سکتے ہیں ہائپوٹیزم کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن تھی ان کی۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ 20th سینچری میں، جیسا ہم نے پڑھا کہ 18th سینچری تک تو ہر قسم کی غلط تصور کیا جاتا تھا کہ جو مینٹل سک پیپل سے ان کا غلط ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا، لیکن 20ویں صدی تک مینٹل ڈیزیز کے لوگوں کو یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ کوئی ایک میڈیکل ڈیزیز کا پارٹ ہے، میڈیکل ڈیزیز کی وجہ سے یہ لوگ مینٹل النس کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر انہیں سائنٹیفک مینرز کے تحت انہیں ٹریٹمنٹ دیا جانے لگا، انہیں ٹریٹ کیا جانے لگا، اور آئی سی ڈی اور ڈی سی ایم وغیرہ یوز کیے جانے لگے آفٹر ورلڈ وار سیکنڈ، اور آج بھی ڈی سی ایم زیادہ استعمال کیا جاتا ہے مینٹل سک پیپلز کے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ تو یہ ہمارا بہت ہی سمپل سا مجھے لگتا ہے لیکچر تھا، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے گا۔ اس میں ایم سی کیو زیادہ ہے، بہت چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشنز ہیں، سب سائیکالوجسٹ کی بھی ہیں، فزیشینز بھی ہیں، جو بھی ہم نے اندر پڑھے ہیں ان سب کی۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آئے گا، اور اگر آپ لوگوں کو میرے پہلے والے لیکچر بھی سب سمجھ آ گئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میرا ہر آنے والا نیا لیکچر آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔